कई सदियों पहले एक बहुत दयालु राजा ने अपने धर्म के लिए एक धार्मिक स्थान बनाया। उस राजा के लिए उनका रिलीजन पीस और टॉलरेंस को प्रमोट करता था। पर उस राजा के मरने के बाद कुछ सदियों बाद एक दूसरा राजा आया, एक ऐसा राजा जो उस धर्म में विश्वास नहीं करता था। वो एक दूसरे धर्म को फॉलो करता था। इसी वजह से जब वो आदमी राजा बना, उसने डिसाइड किया कि वो अपने रिलीजन को प्रमोट करेगा, जिस चीज के लिए उस राजा ने दूसरे धर्म के कई लोगों को मार डाला और उनके धार्मिक स्थान उजाड़ दिए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि कौन सा राजा था जिसने दूसरे धर्म के लोगों को मार गिराया अपने धर्म को प्रमोट करने के लिए? आप में से कई लोग का जवाब होगा औरंगजेब, जो खुद मुस्लिम था, जिसने कई हिंदू मंदिरों को गिराया और कई हिंदुओं को मारा भी। पर मैं औरंगजेब की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ पुष्यमित्र की, जिन्होंने बुद्धिस्ट की एक बहुत जरूरी रिलीजियस मॉन्यूमेंट सांची स्तूपा को नष्ट करने की कोशिश करी थी। जब सरकार ने रिसेंटली एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स में से मुगल्स का चैप्टर हटाया। आप किताब से चैप्टर हटा सकते हैं, लेकिन जमीन से आप ताजमहल नहीं हटा सकते, लाल किला नहीं हटा सकते। तो कई लोग खुश थे ये कहकर कि हमें बच्चों को मुगल्स के बारे में क्यों पढ़ाना चाहिए जब वो वायलेंट थे और मंदिरों को तोड़ते थे। कुछ लोग ये मानते कि मुस्लिम रूल के पहले इंडिया बहुत ही पीसफुल होता था। कई मूवीज में आप देखोगे कि मुस्लिम राजाओं को विलेन की तरह दिखाया जाता है और ये दिखाया जाता है कि वो कितने वायलेंट है। आपकी रानी खतरे में है। पर एक चीज जो हम में से कई लोग भूल जाते हैं वो है कि इंडिया का इतिहास बहुत समय से वायलेंट है। अब इस वीडियो में मैं ये आर्ग्यू नहीं कर रहा कि मुस्लिम रूलर्स ने कोई गलती नहीं करी। मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ जहाँ मैंने औरंगजेब की आलोचना करी, बल्कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडियन हिस्ट्री में वायलेंस का कितना इम्पोर्टेंट रोल रहा है, चाहे वो किंग हिंदू हो या फिर मुस्लिम। हिस्टोरियन डीएन झा ने भी कहा कि दूसरे रिलीजन की चीजों को डिस्ट्रॉय और डिमोलिश करना बहुत आम बात थी इंडिया में इस्लाम रूल से भी पहले। और इसी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो में, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एनसीईआरटी में आपको ऐसी चीजें नहीं मिलेंगी। ये सीन है महाभारत से। मैं तो केवल ये कह रहा हूँ कि अब समाचार फैल चुका है कि आप लोग जीवित हैं और इसलिए आवश्यक है कि आप लोग अपना अधिकार मांगे। जहाँ भगवान कृष्ण युधिष्ठिर से बोलते हैं हस्तिनापुर लेने के लिए, पर दूसरे लोग बहुत चिंतित हैं क्योंकि वो मानते हैं कि अगर युधिष्ठिर हस्तिनापुर की मांग करेगा तो उससे एक युद्ध हो सकता है। अब भगवान कृष्ण युद्ध चाहते नहीं है। परंतु मैं तो युद्ध की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो शांति की बात कर रहा हूँ युवराज। पर अगर सिंहासन के युद्ध लड़ना भी रहे तो भगवान कृष्ण उसके खिलाफ नहीं है। वो बस ये कहते हैं कि पांडवों को पहले अटैक नहीं करना चाहिए। यदि रणभूमि में आना ही है तो पहले वे लोग आए, पांडवों पर आक्रमण करने का आरोप नहीं लगना चाहिए। और महाभारत की तरह ही इंडियन इतिहास में आपको कई और एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जब लोगों ने वायलेंस यूज किया है राजा बनने के लिए। जैसे हम जानते हैं कि औरंगजेब ने कैसे अपने भाइयों को मारा और अपने पिता को कैदी रख दिया ताकि औरंगजेब रूल कर सके। एक बहुत फेमस कहानी की कैसे औरंगजेब ने दारा शिकोह को बेरहमी से मारा। दारा शिकोह वही आदमी है जिसको उसके पिता शाहजहां नेक्स्ट राजा बनाना चाहते थे, पर औरंगजेब ने उसका अपमान किया और फिर मार गिराया। कहानी का एक वर्जन तो ये कहता है कि दारा शिकोह का सर काट दिया गया और फिर वो सर औरंगजेब को दिया गया। अब ये सब हुआ था 17th सेंचुरी में, पर वायलेंस देखने के लिए आपको इतना समय वेट नहीं करना पड़ेगा। हम जाते 5th सेंचुरी बीसी में, करीब 26 सदियों पहले, जब सेंट्रल और नॉर्दर्न इंडिया में कई छोटे किंगडम थे जिनको कहा जाता है जनपद। पर धीरे धीरे इन 16 जनपद का साइज बढ़ा और इम्पोर्टेंस भी, जिसके बाद उनको बुलाया गया 16 महाजनपद। इन 16 महाजनपद में एक महाजनपद था मगध, जो आज के बिहार में था। और मगध में भी खून बहा ये डिसाइड करने के लिए कि कौन राजा बनेगा। बिंबिसार मगध का पहला सबसे जरूरी रूलर था जो हार्यक डायनेस्टी से था। कहा जाता है कि बिंबिसार को उसके बेटे अजातशत्रु ने बंदी बना दिया था, जिससे बिंबिसार की मौत हुई। फिर एक और राजा जिन्होंने ऐसी ही चीज करी थी पावर जीतने के लिए, पर शायद उनके बारे में आप नहीं जानते होंगे, वो है अशोका द ग्रेट। 274 बीसी में बिहार एक सेंटर है एक महान एम्पायर का, जिसको बुलाया जाता है मौर्यन एम्पायर। राजा थे बिंदुसारा, जो बीमार पड़ गए जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। राजकुमार थे सुशीमा, पर उस समय वो एम्पायर के नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर में लड़ाई कर रहे थे अपने दुश्मनों से। पर राजा की मौत की वजह से उनको जल्द ही किंगडम के कैपिटल पाटलिपुत्रा में बुलाया गया। पर जैसे वो उधर पहुंचे उनको पता चला कि उनके सौतेले भाई अशोका ने पाटलिपुत्रा पर कंट्रोल ले लिया है।
और कहा जाता है मौत से पहले उन्होंने अपने सौतेले भाई को टॉर्चर भी किया। और ये मत सोचिए कि अशोका रुक गए राजा बनने के बाद, बल्कि अगले 4 साल भी उन्होंने अपने परिवार के कई सदस्यों को मारा। बुद्धिस्ट टेक्स्ट की माने तो उन्होंने अपने 99 सौतेले भाइयों को मारा, बस उन्होंने अपने एक सगे भाई को बख्श दिया। उन्होंने कई ऑफिशियल्स को भी मार गिराया। कुछ सोर्सेज तो कहते हैं कि उन्होंने पर्सनली करीब 500 लोगों के सर काटे। ये सब उन्होंने किया ताकि उनका कोई राइवल ना हो और ना ही उनके एम्पायर में कोई ऑफिशियल हो जो उनको ना सपोर्ट करता हो। पूरी पावर कंसोलिडेट करने के बाद अशोका एम्परर बने 270 BC में। पर कुछ सालों बाद जब अशोका ने कलिंगा में इन्वेड किया तो वो शॉक हो गए कि एक जंग से कितनी जानें गई और कितना डिस्ट्रक्शन हुआ, जिसके बाद उन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया और अपनी राजा की जिंदगी त्याग दी। और आज मैं अपनी यात्रा आरंभ करता हूँ प्रेम, शांति, अहिंसा की। पर हम में से कई लोग अशोका को इस इंसिडेंट के लिए जानते हैं और ना कि उन वायलेंट इंसिडेंट्स के लिए जिसके लिए किंग अशोका जिम्मेदार थे। अब ये भी मत सोचना कि ऐसा वायलेंस हमें बस सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया में ही देखने को मिलता है। आप में से कुछ लोग शायद इस व्यक्ति को जानते होंगे। ये है तेनाली रामकृष्ण या फिर तेनाली राम, जो एक दरबारी थे विजयनगर एम्पायर के राजा कृष्णदेव राय के दरबार में। विजयनगर एम्पायर बनाया गया था 14वीं सेंचुरी में 2 भाइयों ने, हरिहर और बुक्का, और इस एम्पायर में भी बहुत खून बहा। मन्नू पिल्ले कहते हैं कि विजयनगर एम्पायर के 6वें राजा पर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट किया गया था उनके भाई ने, पर एक दूसरा राजा इतना लकी नहीं था। विरूपक्ष II को उनके बेटे ने मार गिराया। तो हम देख सकते हैं कि इंडियन इतिहास में वायलेंस किसी एक रीजन, धर्म या फिर एक राजा का नहीं था। हिस्टोरियन उपिंदर सिंह कहती है कि हमारे इतिहास में कई बार शासन आपको विरासत में नहीं दिया जाता था, बल्कि उसके लिए लड़ाई करनी पड़ती थी, जिसके लिए कई लोगों ने खून भी बहाया, चाहे वो अपने भाई या फिर पिता का क्यों ना हो। और इसी वजह से कई एंशिएंट टेक्स्ट जैसे अर्थशास्त्र शासन के लिए वायलेंस को यूज करने के लिए भी बोलते हैं। जैसे अर्थशास्त्र में तो बताया जाता है कि किसी को मारना एक ऑप्शन है कई राजाओं के लिए, और ये वायलेंस बस अपनी कुर्सी बचाने के लिए यूज नहीं किया जाता था। कई बार इस वायलेंस का शिकार आम लोग भी होते थे। ये सीन है रामायण से, जब रावण की बहन भगवान राम से मिलने जाती है। तुम्हारी रूप यौवन से आकर्षित होकर खींची चली आई हूँ। पति की भावना रखकर प्रेम अर्पण करने आई हूँ। मुझे अपनी भार्या के रूप में स्वीकार करो। जब वो भगवान राम को उनसे शादी करने के लिए बोलती है तो भगवान राम मना कर देते हैं, ये कहकर कि उनका संबंध माँ सीता के साथ है। किंतु मैं एक पत्नी व्रत ले चुका हूँ। जब सूर्यपनखा गुस्से में आकर माँ सीता को धमकी देती है तो लक्ष्मण उनकी नाक काट देते हैं। पर आप में से शायद कई लोग ये नहीं जानते होंगे कि ये चीज इंडियन इतिहास में भी हुई। ऐसे विजयनगर एम्पायर कमजोर होने लगा 1565 में, जिसके बाद एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो गई और इसकी एडवांटेज उठाई राजा वाडियार ने, जो मैसूर के एरिया पर रूल करने लग गए और उन्होंने स्टार्ट करी मैसूर की वाडियार डायनेस्टी। और 17th सेंचुरी में इस डायनेस्टी के सोल्जर्स से कई लोग डरते थे एक कारण की वजह से, कि वो अपने दुश्मनों की नाक काटते थे। कुछ हिस्टोरियन ने कहा कि वो ये जंग के दौरान भी करते थे, जिस चीज के लिए वो स्पेशल हथियार कैरी करते थे। 1649 के कन्नड़ा टेक्स्ट ने ये कहा कि अपने दुश्मन के हारने के बाद वाडिया डायनेस्टी के सोल्जर्स दुश्मनों को इकट्ठा कर उनकी नाक काटते थे, और इस चीज के लिए वो अपने दुश्मन का धर्म भी नहीं देखते थे। मैटर बस ये करता था कि वो उनके दुश्मन थे या फिर नहीं। और ये बस दूसरी आर्मी के साथ नहीं किया जाता था, बल्कि किसी के साथ भी किया जाता था जो राजाओं के खिलाफ विरोध कर रहा था। हिस्टोरियन उपिंदर सिंह ने कर्नाटका के 13th सेंचुरी के एक इंस्क्रिप्शन का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि उस जमाने में कई बार राजा पूरे गांव ब्राह्मण्स को दान में दे देते थे। इन गांवों को ब्रह्मदेव गांव कहा जाता था, जहां बस ब्राह्मण समाज के लोग ही रह सकते हैं। उपिंदर सिंह ने कहा कि इस कर्नाटका के इंस्क्रिप्शन में एक इंसिडेंट के बारे में बात करी गई थी, जहां एक राजा ने एक गांव को एक ब्रह्मदेव गांव बना दिया। जब उस गांव के किसानों ने इस निर्णय के खिलाफ विरोध किया, तब राजा ने एक आर्मी भेज दी उन गांव वालों को सबक सिखाने के लिए। और जिस तरह कई एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट वायलेंस को जस्टिफाई करते हैं, वो ये भी कहते हैं कि एक राजा की ड्यूटी है कि वो वायलेंस को यूज करें लोगों को पनिश करने के लिए। जैसे अर्थशास्त्र
में कई अतरंगी तरीके की पनिशमेंट्स के बारे में बात करी गई है। लोगों को जिंदा जला देना, पका देना या फिर फाड़ देना। अब हमें कोई एविडेंस नहीं मिला ये प्रूव करने के लिए कि ऐसी तरकीबें यूज करी गई कई किंग्स ने अपने सब्जेक्ट्स को पनिश करने के लिए। पर क्योंकि ये अर्थशास्त्र में था, हम ये जरूर कह सकते हैं कि वायलेंस के आइडियाज एक्सेप्टेड थे उस समाज में। और ये मत सोचिए कि बस हिंदू टेक्स्ट में होता था, कई बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स ने भी इसके बारे में बात करी है, इसके बावजूद कि गौतम बुद्ध खुद नॉन वायलेंस की बात करते थे। उपिंदर सिंह ने कहा कि बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स में जो कहानियां हैं वो हमें दर्शाती हैं कि किसी राजा के लिए रूल करना बिना वायलेंस के लिए बहुत मुश्किल था। पर कई बार ये वायलेंस किसी क्राइम के लिए पनिश करने के लिए नहीं, बल्कि केवल इस चीज के लिए यूज किया जाता था कि कुछ लोग दूसरे धर्म के थे। जैसे इस मैप के बारे में बात करते हैं। समय था 600 BC, एक ऐसा समय जब कई महाजनपद बन रही थी हमारे समाज में। हिस्टोरियन RS शर्मा ने बताया एक मेजर चेंज जो हिंदुस्तान में आ रही थी वो थी एक नई एग्रीकल्चर इकोनॉमी। अब बात ये थी कि 6th सेंचुरी BC के पहले मगध और इंडिया के दूसरे नॉर्दर्न एरियाज में घने जंगल थे, जिस वजह से कई लोग उन एरियाज में रहते नहीं थे। पर 6th सेंचुरी BC में लोहे के टूल्स यूज होने लगे, जिसकी वजह से इन जंगलों को काटा जा सकता था और लोग उधर रह सकते थे। अब इस एग्रीकल्चर इकोनॉमी के लिए लोगों को बैलों की भी जरूरत थी, पर उस समय ब्राह्मण कल्चर की डोमिनेशन थी और वैदिक नियमों के हिसाब से कई बैलों को मारा जाता था एक एनिमल सैक्रिफाइस के लिए। तो कई नॉन ब्राह्मण इन वैदिक नियमों से खुश नहीं थे और इन लोगों में शामिल थे कई क्षत्रिय रूलर्स जिनके किंगडम धीरे धीरे बढ़ रहे थे। ये रूलर्स खुश नहीं थे कि राजा होने के बावजूद उनके समाज में ब्राह्मण कल्चर की डोमिनेशन थी। इसी के साथ वो क्षत्रिय खुश नहीं थे कि ब्राह्मण एक कास्ट सिस्टम फॉलो कर रहे थे जो केवल उनके जन्म के बेसिस पर था और जिसको चेंज नहीं किया जा सकता था। इसी वजह से कई लोग दूसरे धर्म की तरफ देखने लग गए, ऐसे धर्म जो सोशल इक्वालिटी में विश्वास करते थे, और ये धर्म थे जैनिज्म और बुद्धिज्म। जैसे ये नए धर्म आने लगे तो उसी के साथ डिवीजन भी क्रिएट होने लगा उन लोगों के बीच जो इन डिफरेंट रिलीजन्स में विश्वास करते थे। जैसे बुद्धिस्ट और जैन्स को श्रामण बुलाया जाता था और संस्कृत राइटर पतंजलि ने लिखा कि श्रामण और ब्राह्मण के बीच में जो रिश्ता है मानो वो एक सांप और मोंगूस की तरह है। हिस्टोरियन DN झा लिखते हैं कि कई ब्राह्मण लोग बुद्धिस्ट और जैन्स को उच्च नजर से नहीं देखते थे, जिसका अंजाम हुआ वायलेंस। ये है बोध गया का महाबोधि मंदिर। इस मंदिर के पास है वो पेड़ जहाँ गौतम बुद्ध को एनलाइटनमेंट मिली थी। हर साल 8 दिसंबर को पूरी दुनिया के बुद्धिस्ट बोधि डे सेलिब्रेट करते हैं इस पेड़ के पास, पर ये वो ओरिजिनल पेड़ नहीं है जहाँ गौतम बुद्ध को एनलाइटनमेंट मिली थी। उस पेड़ को तो कई बार काट दिया गया था। हर बार जब पेड़ को काटा गया एक नया पेड़ उधर लगाया गया, कई कारणों की वजह से। कई बार ये कारण पर्सनल थे। 254 BC में अशोका की महारानी तिष्य रक्षिता ने पेड़ को काट डाला क्योंकि वो खुश नहीं थी जब अशोका ने बुद्धिज्म को अपना लिया। इसी तरह कई और लोगों ने इस पेड़ को काटा जो बुद्धिज्म के खिलाफ थे। जैसे हिस्टोरियन DN झा ने कहा कि 7वीं सदी में हुआन सांग एक फेमस चाइनीज ट्रैवलर इंडिया आए थे। उन्होंने बताया कि शशांका जो बुद्धिज्म के खिलाफ थे उन्होंने इस पेड़ को काटा, उसकी जड़ें नष्ट करी और उसको जला डाला। शशांक भगवान शिव के भक्त थे और हुआन सांग ने कहा कि इसी वजह से लोकल मंदिर में उन्होंने भगवान बुद्ध की मूर्ति हटाई और कहा कि उधर भगवान शिव की मूर्ति लगाई जाए। इनफैक्ट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के हिसाब से अशोका के बेटे जलोका जो कश्मीर पर राज कर रहे थे उन्होंने खुद एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री डिस्ट्रॉय करी क्योंकि वो भगवान शिव के भक्त थे। कई बार बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज को मिटाया गया ताकि उधर एक मंदिर बनाया जाए। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कहते हैं कि कश्मीर में एक राजा थे शेम गुप्ता जिन्होंने एक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री नष्ट करी एक शेम गौरेश्वर मंदिर बनाने के लिए। ये वायलेंस बस बुद्धिज्म के खिलाफ नहीं हुआ। जैसे ये है तमिलनाडु के रमनपुरम डिस्ट्रिक्ट में एक लोकल मंदिर। अपने फोटो में ये 5 पिलर नोटिस करे, यही चीज नोटिस करी थी M. अभन्या ने, जिन्होंने बाद में रियलाइज किया कि ये चीजें बस पिलर नहीं है बल्कि ये जरिए हैं लोगों को क्रूसिफाई करने के लिए जिससे उनको मारा जा सके। जब अभिनय ने इसके बारे में और रिसर्च करी उनको पता चला कि ऐसी चीजें सदन तमिलनाडु में बहुत आम बात थी। इनफैक्ट 6वीं और 7वीं सदी में मदुराई में ये स्टेट पनिशमेंट्स होती थी और आप गेस कर सकते हैं कि किस क्राइम की वजह से ऐसे पनिशमेंट दी जाती थी। एक क्राइम था
कि आप जैन हैं। जैसे तमिलनाडु के इस मंदिर की रूफ पेंटिंग को देखिए। हिस्टोरियन डीएन झा कहते हैं कि तमिलनाडु के त्रिनोलवली में एक जैन केव मंदिर होता था जिसको नष्ट करके एक शिव मंदिर बनाया गया 7वीं सदी में। इंडिया के राजा ऐसा वायलेंस रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को नष्ट करने के लिए यूज नहीं करते थे, बल्कि वो सेक्सुअल वायलेंस भी यूज करते थे। आप में से कई लोगों ने ये सीन देखा होगा मूवी पद्मावत से, जहां महारानी पद्मावती चित्तौड़ की कई और महिलाओं के साथ जौहर कर लेती हैं अपना सम्मान बचाने के लिए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर ने बताया कि एंशिएंट इंडिया के कई भागों में महिलाओं का कोई पॉलिटिकल रोल नहीं था, पर इसके बावजूद उनको पॉलिटिक्स में बहुत भुगतना पड़ा। उन्होंने बताया कि 11वीं सदी में किंग राजेंद्र चोला वन, जो साउथ इंडिया के कई हिस्सों पर रूल कर रहे थे, उन्होंने अपने दुश्मन किंग की कई रॉयल महिलाओं के बाल काटे। हिस्टोरियन जदुनाथ सरकार ने बात करी कि जब 18वीं सदी में मराठास ने बंगाल में इन्वेजन करी थी तो उन्होंने कई महिलाओं के साथ बदसलूकी करी। बर्दवान के महाराजा के पंडित वनेश्वर विद्यालंकर ने तो ये भी कहा कि मराठास ने कई प्रेग्नेंट महिलाओं को भी मारा। तो हमने कई उदाहरण देख लिए ये समझने के लिए कि एक वायलेंस बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल टूल था कई इंडियन राजाओं के लिए। पर अब सवाल ये है कि हम इंडियन राजाओं को कैसे जज करें, और इसके लिए हम बात कर सकते हैं कंट्रोवर्शियल टीपू सुल्तान, जिसको 1990s में ब्रॉडकास्ट किया था, पर इसके रिलीज होने के बाद ही इस सीरियल के मेकर्स पर कोर्ट केस डाल दिया गया। कोर्ट केस ने कहा कि आप ऐसे आदमी को कैसे सेलिब्रेट कर सकते हो जिसने कई नॉन मुस्लिम्स को मारा, और ऐसी बातें अभी भी हो रही है। जैसे 2019 में जब बीजेपी सरकार कर्नाटका में आई, उन्होंने टीपू सुल्तान जयंती बनाने पर बैन कर दिया। Yediyurappa government in Karnataka has cancelled the Tipu Jayanti celebrations in the state. और ये बैन हम कुछ हद तक समझ सकते हैं। 1788 में जब टीपू सुल्तान ने कूर्ग और मालाबार पर रेड करी तो कहा जाता है कि उन्होंने कई गाँव और शहर को जला दिया। कुर्नूल के नवाब को उन्होंने खत में बताया कि कैसे उन्होंने 40,000 कुर्गीज को कैदी रखा और मजबूरन इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया। पर वो लोग जो टीपू सुल्तान को सेलिब्रेट करते हैं वो कहते हैं कि टीपू सुल्तान कई एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आए, जैसे सिल्क वर्म कल्टीवेशन, जिसकी वजह से कई कन्नडिगास को आज भी जॉब मिलती है। टीपू सुल्तान को श्रेय दिया जाता है आयरन केस रॉकेट्स भी इंट्रोड्यूस करे, जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया अंग्रेजों के खिलाफ। जब उनकी मौत हुई 18वीं सदी में अंग्रेजों से लड़ाई करते वक्त, तो कई लोगों ने कहा कि उन्होंने मातृभूमि के लिए अपनी जान दे दी। तो क्या टीपू सुल्तान एक फ्रीडम फाइटर थे, या फिर वो एक टायरेंट या फिर तानाशाही थे? अब इस सवाल का जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि अगर हम आज का सामाजिक स्टैंडर्ड यूज करेंगे इतिहास के किंग्स को इवैल्यूएट करने के लिए, तो शायद मोस्ट राजाओं को हमें दुष्ट कहना होगा, क्योंकि जैसे हिस्टोरियन मन्नू पिल्लाई कहते हैं, I think violence was intrinsically linked to kingship as an institution. तो ये जरूर है कि टीपू सुल्तान ने कई रिफॉर्म्स क्रिएट करे, पर ये भी तय है कि अपनी पावर बचाने के लिए उन्होंने पॉलिटिक्स यूज करी और कई मासूमों को मारा। आप ये कह सकते हो कि टीपू सुल्तान वायलेंट थे और बहुत दुष्ट थे, और वो गलत नहीं होगा। गलत ये होगा कि अगर आप वही स्टैंडर्ड दूसरे राजाओं पर नहीं लगाओगे, क्योंकि टीपू सुल्तान ऐसे अकेले राजा नहीं थे। कई राजाओं ने वायलेंस यूज किया है जिनको आज हम बहुत पॉजिटिव लाइट से देखते हैं, जिनमें से एक है शहंशाह हिंदुस्तान जलालुद्दीन मोहम्मद। दीवाने आम में तख्त पर जलवा फरोज हो रहे हैं। 1556 में मुगल एम्पायर के राजा बनने के बाद अकबर अपने किंगडम को स्टेबलाइज करना चाहते थे राजस्थान के राजपूत रीजन्स पर कंट्रोल लेकर। अगर इस शाही फरमान पर अमल नहीं किया तो जलालुद्दीन का इताब आप पर नाजिल होगा, और मुजरिम व गुनहगार के साथ उसकी सल्तनत को भी नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। राजस्थान के ऑलमोस्ट सभी राजाओं ने बादशाह अकबर को मान लिया था, हमें स्वीकार है, एक राजा के सिवाय, वो थे उदय सिंह। राजपूत खून फरमान सुनने का आदी नहीं है। महाराणा प्रताप के पिताजी और बादशाह अकबर इस चीज से खुश नहीं थे। हमले के लिए तैयार। अपनी अथॉरिटी दिखाने के लिए उन्होंने अक्टूबर 1567 में चित्तौड़गढ़ फोर्ट पर अटैक किया। 6 महीने की कंटिन्यूस फाइटिंग के बाद ही बादशाह अकबर ये जंग जीत पाए। पर क्या आप जानते हैं उन्होंने क्या किया? इस जंग जीतने के बाद अकबर ने एक ऑर्डर दिया कत्ले आम का। जहाँ करीब 30,000 लोग, सोल्जर्स और आम लोग मारे गए। हिस्टोरियन पार्वती शर्मा के हिसाब से उन्होंने ये किया
अपने मुस्लिम ऑफिशियल्स को ये दिखाने के लिए कि वो खुद कितने मुस्लिम हैं और अपनी पावर के लिए कुछ लोग तो अपने धर्म को भी नहीं बख्शते थे। 8वीं सेंचुरी में सेंट्रल और सदर्न इंडिया में 3 एम्पायर थे, राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल। क्योंकि ये तीनों एम्पायर जियोग्राफिकली बहुत करीब थे, वो एक दूसरे के साथ कॉन्स्टेंटली लड़ते रहते। 914 में एक पावरफुल राजा राष्ट्रकूट एम्पायर के राजा बने। उनका नाम था इंद्र द थर्ड। पावर में आने के बाद वो अपने आसपास के एरिया को हड़पने लग गए। जब वो उत्तर प्रदेश के कालपी तक पहुंचे, उनको एक मंदिर दिखा। अब इंद्र खुद एक हिंदू राजा थे और आपको पता है कि उन्होंने मंदिर देखकर क्या किया? उसको नष्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि एक ऐसा मंदिर था जहाँ उनके दुश्मन प्रतिहार राजवंश के राजा जाते थे। तो जो मैंने आपको पूरी रामायण पढ़ी इस वीडियो के जरिए, उसका क्या मकसद था? हिस्टोरियन मन्नू पिल्लाई ने इसके बारे में अच्छी तरह बात करी। उन्होंने कहा कि अगर हम ब्रुटैलिटी के जरिए इतिहास को देखेंगे तो हमें इतिहास में कोई हीरो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि मुगल किंग हो या फिर हिंदू किंग, ऑलमोस्ट सभी ने वायलेंस यूज किया है। बस दूसरे राजाओं के खिलाफ ही नहीं, अपने भाइयों, पिता, आम लोग और कई बार दूसरे रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ भी। हम में से कई लोग ये रियलाइज नहीं करते, पर वो राजा भी राजा कम बल्कि पॉलिटिकल लीडर्स ज्यादा थे। पावर रखना और दूसरों को दिखाना कि उनके पास कितनी पावर है, उस चीज के लिए उनमें से कई लोगों ने वायलेंस यूज किया। अब या तो आप ये कह सकते हो कि उनमें से कई लोग दुष्ट थे, या आप एक्सेप्ट कर सकते हो कि उस समाज में वायलेंस ज्यादा एक्सेप्टेड था, इसलिए शायद वो दुष्ट नहीं थे। मैटर बस ये करता है कि आप वो पॉलिसी कंसिस्टेंटली अप्लाई करो, चाहे वो राजा हिंदू हो, मुस्लिम या फिर कोई और। इस वीडियो में घंटों की रिसर्च लगी, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि सब्सक्राइब करना फ्री है और उसी से हमारे चैनल की ग्रोथ होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को भी जरूर देखना, जहाँ हमने बात करी बादशाह औरंगजेब की, कि क्या वो एक अच्छे राजा थे या बुरे। तो इस वीडियो को जरूर देखना। तो अगर आपको इंडियन हिस्ट्री पसंद है, आपको ये वीडियो भी अच्छा लगेगा।